प्रूविंग अगर आपको समझनी है होम्योपैथी में, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि हनीमैन इस कंक्लूजन पे कैसे आया कि उसको हेल्दी ह्यूमन पे ही ड्रग प्रूविंग करनी। क्या उसके दिमाग में चल रहा था, क्यों उसने ये चीज अपनाई, इस कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। ये यूं ही एक फ्लूक की बात नहीं थी कि वो आते ही अचानक से उसने कहा कि हाँ चलो हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर ड्रग प्रूविंग करके देखते हैं। ये एक दिन का रैशनल डिसीजन नहीं था, ये महीनों की रिसर्च थी, ये महीनों की स्टडी थी। और इसी पर्पस को जानने के लिए आपको साथ साथ में लेसर राइटिंग पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड थोड़ा पॉज लूंगा मैं। सॉरी, हाँ, लेसर राइटिंग अगर आप लोग, मैंने पहले भी आप लोग को जब हम ऑर्गेनॉन पढ़ते थे तब मैंने आपको ये मेंशन किया था कि अगर आपको ऑर्गेनॉन को अच्छे से समझना है तो कुछ जैसे बोलते हैं ना कंकॉमिटेंट बुक्स होती हैं जो कि बहुत जरूरी है, जो कि अकंपनी करना आपकी ऑर्गेनॉन की स्टडी को बहुत जरूरी है। उनमें से एक किताब है लेसर राइटिंग, दैट इज कंपाइल्ड बाय डॉक्टर आर ई डजन। उसमें एक प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गेनॉन है जो आप पढ़ते होंगे, आपके वाइवा में पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रिकर्सर्स ऑफ ऑर्गेनॉन, तो आप बताते हैं कि मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस एक है और एक है एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल फॉर असरटेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स। तो ये जो पहला वाला है ना, एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल वाला जो 1796 में आया था, ये यहां पर हनीमैन ने 1796 में बता दिया था कि वो इस कंक्लूजन पे क्यों आए थे कि उनको हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे ड्रग प्रूविंग करनी। ये चैप्टर का पूरा नाम है जो आपको लेसर राइटिंग में हनीमैन के मिल जाएगा। इसके नाम में ही हनीमैन मेंशन कर रहे हैं कि वो करना क्या चाहते हैं, इस आर्टिकल के थ्रू बताना क्या चाहते हैं कि एक न्यू प्रिंसिपल के बारे में बताना चाहते हैं जो कि एक किसी ड्रग की क्यूरेटिव पावर को, कि वो पर्टिकुलर ड्रग सब्सटेंस, वो पर्टिकुलर दवाई क्या क्या चीजें ठीक कर सकती है और उसको जानने के लिए क्या प्रिंसिपल अप्लाई करना है। पहली बात तो ये, और इसके साथ साथ हनीमैन बताएंगे विद फ्यू ग्लांसेस एट दोस हिथरटो एम्प्लॉयड, अब तक किन किन चीजों को उठा के मेडिसिन के क्यूरेटिव पावर के बारे में जाना जा रहा था, पहले हम उस पे नजर डालेंगे और फिर हम आएंगे कि मैं क्यों नया प्रिंसिपल बता रहा हूं आपको। और ये हनीमैन ने ह्यूफलैंड जर्नल में पहली बार पब्लिश किया था 1796 में ही। अगर इस आर्टिकल को आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इस आर्टिकल में हनीमैन चालू करते हैं केमिस्ट्री की बात से कि केमिस्ट्री क्या इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी दवाई के मेडिसिनल वर्च्यू को जानने के लिए, उसकी क्यूरेटिव पावर को जानने के लिए। इसको बताते हुए हनीमैन कहते हैं कि केमिस्ट्री में इस सेंचुरी में, जब ये सेंचुरी चालू हो रही थी उस जमाने की बात है 1796 की, केमिस्ट्री को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी डॉक्टर्स के द्वारा किसी भी प्लांट की, खासकर मेडिसिनल वर्च्यू जानने के लिए। और एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते थे। वो कभी किसी प्लांट को, रेजिन्स को जलाते थे, उससे जो सब्सटेंस निकलता था उसको स्टडी करते थे, रिटॉर्ट्स में लगा के उस प्लांट को झोंक दिया, फिर उसको जलाया, इतने सारी चीजें करी और एंड प्रोडक्ट उनको कुछ खास नहीं मिलता। इसी को हनीमैन डिपिक्ट करते हैं शुरुआत में अपनी लेसर राइटिंग के इस चैप्टर की कि एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस सेंचुरी द अनमेरिटेड ऑनर जो वो डिजर्व नहीं करता है, जितना हम इस चीज को ऑनर दे रहे हैं, जो उस जमाने के फिजिशियन केमिस्ट्री को जितनी इंपॉर्टेंस दे रहे थे वो उतनी डिजर्व नहीं करती है, was conferred on chemistry more especially by the Academy of Science of Paris, of tempting it to come forward as the discoverer of the medicinal virtue of the drugs, particularly of plants, खासकर प्लांट्स की। पर जब इतने सारे एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने भी करे, ये हनीमैन ने नहीं करे, ये उन लोगों ने, उस जमाने के फिजिशियंस ने करे, ओल्ड स्कूल फिजिशियंस ने करे, एंड में उनको ये खुद रियलाइज हुआ इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ आवर मनी एंड टाइम। Large sums of money were thus wasted on the destruction of plants before it was perceived that none of this important component part of vegetable could be extracted by this fiery ordeal, far less that any conclusion respecting their curative powers could be come. ये तो छोड़ दो कि कंपोनेंट क्या है, वही जानना छोड़ दो,
इनको यही नहीं पता चल रहा था कि इससे कुछ मिल भी रहा है कि कुछ नहीं मिल रहा है, बस जला के देख रहे थे, 2-3 सब्सटेंस निकलते थे और उतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हो जाता था कि उन सब्सटेंस के बारे में भी नहीं पता कर पाते थे कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो बहुत ज्यादा पैसा और टाइम और एनर्जी उस जमाने के फिजिशियन ने इस प्रोसेस में वेस्ट करी अपनी। Although chemistry cannot directly point out medicinal power, yet it can do this indirectly by demonstrating the powerlessness of medicine, in themselves powerful from being mixed, or the noxious property of mixtures of medicine in themselves innumerous. आपको जब भी आप हनीमैन की लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको पता होगा हनीमैन एक जमाने में केमिस्ट्री के बहुत करीब आए थे और एक जमाने में उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी एज अ केमिस्ट, नॉट एज अ होम्योपैथ। और उस समय हनीमैन ने बहुत करीब से केमिस्ट्री का वर्क देखा था विद द ड्रग प्रूविंग प्रोसेस, और उन्होंने ये पाया कि ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री को एकदम निग्लेक्ट कर दिया जाए। केमिस्ट्री हमें ड्रग्स के अडल्ट्रेशन के बारे में बताती है कि किसी पर्टिकुलर ड्रग में कितने कंपोनेंट हैं, कौन कौन से प्रकार के हैं, क्या वो प्योर है कि नहीं है, उसमें और प्रकार का मिक्सचर्स तो नहीं है, कोई नॉक्शियस तो चीज नहीं है इसके अंदर जो दूसरे को हार्म कर सकती है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स बनाए जाते थे उस जमाने में केमिस्ट्री में जो इन चीजों को बताते थे। तो हनीमैन कह रहे हैं कि ऑल्दो ये आपको ड्रग प्रूविंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा, लेकिन इन सब चीजों को जानने के लिए जो कि इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट है ड्रग प्रूविंग के लिए, इसके लिए केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए ये हनीमैन ने भी अपने जमाने में बहुत सारे ऐसे केमिस्ट्री के ऐसे टेस्ट निकाले थे जो कि ड्रग प्रूविंग में काम आ सके। एल्कोहल को प्योर करने के टेस्ट, दवाइयों के मिक्सचर्स को अडल्ट्रेशन को पकड़ने के टेस्ट हनीमैन ने खुद ऐसे डिजाइन करे। These few examples may suffice to show that chemistry cannot be excluded from a share in the discovery of the medicinal power of drugs. तो केमिस्ट्री को एक्सक्लूड नहीं करना है, पर एक बात जान लेनी है कि केमिस्ट्री से जो हमें चाहिए, और हमें क्या चाहिए कि जितने भी एक ड्रग के अंदर क्योरिंग कैपेसिटी रखने वाले सिम्टम्स हैं हमें वो चाहिए, वो यहां नहीं मिल सकता। उसके लिए फिर नेक्स्ट स्टेप और ढूंढना पड़ेगा। और उस जमाने के फिजिशियंस को जब यहां पर चीजें नहीं मिली तो उन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या अपनाया, मिक्सिंग अननोन ड्रग विद न्यूली ड्रॉन ब्लड। उन्होंने सोचा कि ये जो ड्रग्स हमें मिल रहे हैं ना, इसको ब्लड निकालो शरीर से और ब्लड को टेस्ट ट्यूब में डालो, उसमें इन अननोन ड्रग्स को डालो और देखो क्या प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहे हैं ब्लड, क्या वो पतला हो रहा है या मोटा हो रहा है, क्या उसमें कोई कलर चेंजेस आ रहे हैं, और इस बेसिस पे डिपिक्ट करो कि क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं इस ड्रग के अंदर, क्यूरेटिव एक्शन क्या हो सकता है। अगेन still worse for the materia medica was the advice of those who sought to ascertain the medicinal power of its various agents by mixing the unknown drug with newly drawn blood in order to see whether the blood grow darker or lighter, thinner or thicker, just as if we could bring the drug into the same immediate contact with the blood in the artery as we can in the test tube. उनको लगता था कि जैसे ही आर्टरी में वो जाती है हमारी दवाइयां और ब्लड में एक्शन करती हैं, वो एक टेस्ट ट्यूब में डाल के देखेंगे तो वही सेम रिएक्शन होगा, कोई फर्क नहीं होगा। But such paltry modes of ascertaining the power of medicine bear on their face the stamp of their worthlessness. हनीमैन कहता है कि इस तरीके के छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट पे अगर हम अपनी वास्ट मटीरिया मेडिका के क्यूरेटिव एक्शन को बेस करेंगे तो इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। ये इंपॉर्टेंस ही नहीं रखते हैं, इतनी छोटी चीजों से हम क्यूरेटिव एक्शन जान ही नहीं सकते हैं। कुछ एक्सटेंसिव मेथड चाहिए, कुछ रैशनल मेथड चाहिए, इरैशनल नहीं चाहिए हमें। Even the injection of drugs into the blood vessels of animal is for the same reason a very heterogeneous and uncertain method. उस जमाने में और क्या चीज होती थी, ड्रग को लिया, उसको एनिमल्स के अंदर इंजेक्ट कर दिया और देखा गया कि क्या उसके अंदर प्रॉपर्टीज आ रही हैं। अच्छा, जो एनिमल्स के अंदर प्रॉपर्टीज आ रही है उसके बेसिस पे ह्यूमंस को देना चालू कर दिया, जो कि आज के जमाने में भी कई हद तक होता है, कई हद तक। ऑल्दो पैरामीटर्स चेंज हो गए हैं, एक्सपेरिमेंट की प्रोसेस चेंज हो गई है, पर कई हद तक आज भी यही चल रहा है। पर हनीमैन कहते हैं हाउ ग्रेटली डू देयर बॉडीज डिफर फ्रॉम आवर्स। क्या एनिमल और ह्यूमन बींग्स एकदम सिमिलर बॉडी रखते हैं, एकदम सिमिलर फिजियोलॉजी रखते हैं, हर चीज सेम होती है हमारी? ऐसा नहीं है। A pig can swallow a large quantity of nux vomica without injury, and yet men have been killed with 15 grain only.
हनीमैन एग्जाम्पल देते हैं कि जहां पर किसी पिग के अंदर आप नक्स वोमिका की कितनी भी क्वांटिटी डाल लो, उसको कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस उसको डाइजेस्ट करके निकाल देता है। रादर देन वही 15 ग्रेन ऑफ नक्स वोमिका कैन किल अ ह्यूमन बीइंग। ऐसे ही वो मॉन्कशुड जो कि हमारी एकोनाइट है, उसका एग्जाम्पल देते हैं कि a dog has an ounce of the fresh leaves, flower and seeds of monkshood. What men would not have died from such a dose. monkshood भी अपने आप में एक बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस है, क्रूड फॉर्म में। तो हनीमैन ने यहां पर फिर रियलाइज करवाया कि इस तरीके से आप नहीं जा सकते, इस तरीके से आप ड्रग प्रूविंग नहीं कर सकते, ये भी गलत वे है। What can we infer from this? अब इससे हम क्या कंक्लूजन निकालें? Certainly not much, if I may not say nothing. Thus much at least is certain that the fine internal changes and sensation which a man can express by words must be totally wanting in the lower animals. सबसे important point. जब किसी ह्यूमन बीइंग को, आज हमारे यहाँ ट्रायल्स होते हैं, अभी रिसेंटली हमारे यहाँ ड्रग प्रूविंग के ट्रायल्स हुए हमारे कॉलेज में, तो उसमें जो चेंजेस आते हैं, जिस तरीके के, एक तरीके से सब्जेक्टिव चेंजेस जो एक इंसान बता सकता है अपनी जुबान से, बयां कर सकता है उस सेंसेशन को, बयां कर सकता है उस दर्द को, बयां कर सकता है उस परेशानी को, क्या एनिमल्स बयां कर सकते हैं उस परेशानी को उस एक्सटेंसिव फॉर्म में? नहीं कर सकते। फॉर दिस सच एक्सपेरिमेंट्स आर टू ऑब्सक्योर, टू रूड एंड इफ आई बी अलाउड द एक्सप्रेशन टू ऑकवर्ड। टू रूड क्यों यूज किया यहां पर? क्योंकि पहले के जमाने में पॉइजनस मात्रा में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे जाते थे, एनिमल्स को दिए जाते थे, और लार्ज अमाउंट और लार्ज क्वांटिटी में दिए जाते थे, और इतने सारे एनिमल्स, एक बहुत ही बल्क में इससे डेथ होती थी उन एनिमल्स की। और कारण यही था क्योंकि हमें क्यूरेटिव एक्शन जानना, और उसके कारण इतने बल्क में डेथ हुई एनिमल्स की कि एक पॉइंट ऐसा भी आया था कि सरकार ने इस चीज को रोकने की सोची थी कि नहीं, अब ये नहीं होगा। अब इससे भी जब उनको नहीं मिला कि अच्छा चलो केमिस्ट्री देख ली, एनिमल्स में इंजेक्ट करके देख लिया, ब्लड में इंजेक्ट करके देख लिया, नहीं मिला, अब नेक्स्ट किससे ढूंढा जा सकता है? एक सेकेंड, अभी भी लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट ढूंढा जा सकता है एक्सटर्नल साइंस ऑफ प्लांट से, कि बाहर से देखने में प्लांट कैसा लग रहा है, उसके रंग कैसा है, उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, काइंड ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ, सॉरी, आपका डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर जो हम कहते हैं, काइंड ऑफ वैसी चीजें जो उस जमाने में करी जाती थी। वहां पर देखा जाता था द सिस्टमाइजर ऑफ द मटीरिया मेडिका सॉट फॉर देम इन द ड्रग्स देमसेल्व्स, he imagined he would find in them hints for his guidance. He did not observe, however, that their sensible external signs are very often very deceptive as the physiognomy is in indicating the thoughts of the heart. आपके मन में क्या चल रहा है, ये हमेशा आपका चेहरा देख के नहीं बताया जा सकता। हनीमैन ऐसा कहते हैं। इसी तरीके से उस प्लांट में क्या क्यूरेटिव पावर है, ये उसके एक्सटर्नल साइंस को देख के नहीं बताया जा सकता। इसी वजह से हनीमैन ने इस मेथड को भी डिक्लाइन किया। ल्यूरिड कलर्ड प्लांट्स आर बाय नो मींस ऑलवेज पॉइजनस। जो ब्राइट रेड कलर्ड, ब्राइट कलर्ड प्लांट्स होते हैं, जरूरी नहीं है हमेशा पॉइजनस हो। ये पुराने जमाने में ऐसा नोशन था कि ब्राइट प्लांट्स हैं तो दे आर मोर पॉइजनस, और जितने डल कलर्ड प्लांट हैं वो नॉर्मल होते हैं। पर ऐसा इस बेसिस पे आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। The special qualities of drugs which may be ascertained by the smell and the taste will not allow us to form any trustworthy conclusion respective untried substances. I would counsel, और यहाँ पर हनीमैन खास तरीके से कॉशियस करते हैं किसी भी इंसान को, किसी भी डॉक्टर को, कि I would counsel on the other hand great caution of those who would form their judgment from them alone. सिर्फ इसी के बेसिस पे अगर आप जजमेंट बना रहे हैं किसी दवाई के बारे में, तो ये बहुत ही गलत जजमेंट होगा आपका। अब आती है बात बोटेनिकल एफिनिटी की, कि एक तरीके की फैमिली में 4 प्लांट हैं तो चारों की एक तरीके की सिम्प्टोमेटोलॉजी होती है। एक तरीके की ग्रुप में एक तरीके के उसमें आते हैं तो एक तरीके की सिम्प्टोमेटोलॉजी पोजेस करेंगे। जो ग्रुप स्टडी आजकल देखते हैं हम, कई बुक्स में मिलती है हमें।
पर एक बात बताइए, क्या ग्रुप में जितनी रेमेडीज होती हैं वो सारी रेमेडीज सिमिलर सिम्टोमेटोलॉजी दिखाती हैं? अगर ऐसा होता तो डिफरेंशिएट कैसे कर पाते आप किसी भी ग्रुप ऑफ मेडिसिन में जो एक ही फैमिली में रहती है? इसी को हनीमैन बताते हैं वहां पर, बोटेनिकल एफिनिटी में अलाउ अस टू इन्फर अ सिमिलैरिटी ऑफ एक्शन। ये क्वेश्चन पूछते हैं। दिस इज फार फ्रॉम बीइंग द केस, as there are so many examples of opposite or at least very different powers in one or the same family of plants, and that in most of them। ज्यादातर प्लांट्स जो कि एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, जरूरी नहीं है सेम सिम्प्टोलॉजी पोजेस करें। उन्हीं के अंदर बहुत मेजॉरिटी ऑफ डिफरेंस देखने को मिलता है। बहुत मेजॉरिटी ऑफ डिफरेंस सिम्प्टोमेटोलॉजी में माइंड की, बॉडी की देखने को मिलता है। और इस बेसिस पे अगर आप वर्च्यूज को क्लासिफाई करेंगे कि रेनिकुलेसी फैमिली में ये प्रॉपर्टीज होती हैं और सो एंड सो फैमिली में ये प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। आपको हर ड्रग को उसके अंदर जाके एक एक सिम्प्टोमेटोलॉजी को करीब से जानना है, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। जब आपके पास केस आएगा कि ये वाली देनी है, ये वाली देनी है, चाहे दोनों रेनिकुलेसी की हो, देनी कौन सी है ये आप तभी डिसाइड कर पाएंगे जब आपको पता चलेगा कि इस वाली मेडिसिन की क्या सिम्प्टोमेटोलॉजी है और दूसरी वाली मेडिसिन की क्या सिम्प्टोमेटोलॉजी है। सिर्फ फैमिली बेसिस पर नहीं डिसाइड कर पाएंगे आप। I am far from denying, however, the many important hints the natural system may afford to the philosophical student of the materia medica। जो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से देखना चाह रहे हैं, ये जो ग्रुप स्टडी आज बनी हुई है, ये आप देख सकते हो, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हो। एक बार को आपकी मेमोरी को याद करने के लिए आप देख सकते हो कि अच्छा ये ग्रुप ऑफ सिम्टम ज्यादातर मिलते हैं इस फैमिली में। पर ये कभी भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता दवाई देने के लिए। ये कभी भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता किसी दवाई के वर्च्यूज को जानने के लिए, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए। They may give rise to hypothetical conjectures, which are however far from approaching even to probability। ये हाइपोथेसिस है, ये कोई रैशनल वे ऑफ डिसाइडिंग नहीं है, और ये प्रोबेबिलिटी के आसपास भी नहीं आता। कंक्लूजन तो छोड़ दो, प्रोबेबल भी नहीं है कि ये ऐसा हो सकता है, इतना भी हम नहीं कह सकते। अब नेक्स्ट आता है जो सबसे करीब है हमारे ह्यूमन ड्रग प्रूविंग के, जो सबसे करीब आया है ना, वो ये वाला पार्ट है, एक्सीडेंटल केसेस और केसेस ऑफ पॉइजनिंग, जो कि आज भी इंपॉर्टेंस रखता है हमारी मटीरिया मेडिका के अंदर। अगर आप मटीरिया मेडिका प्यूरा उठा के देखेंगे, क्रॉनिक डिजीज उठा के देखेंगे, वहां पर पॉइजनिंग के और एक्सीडेंटल केसेस को इंपॉर्टेंस दी गई है। अभी भी केसेस मेंशन करे गए हैं और ऑथर्स के उस सिम्प्टोमेटोलॉजी को बनाने के लिए। पर क्या यही सिर्फ है? ऐसा नहीं। The humiliating confession must be made that most of the virtues of medicinal bodies were discovered by accidental, empirical experiences, by chance, often first observed by non-medical person, bold, often overbold physician, then gradually made trial of them। अब होता क्या था पुराने जमाने में, मान लो किसी ने कुछ ऐसे ही उठा के खा लिया, या किसी को किसी ने एक होम तरीके का होता है ना, आजकल घरेलू नुस्खे जो होते हैं कि हाँ ये चलता चला आ रहा है, इसको उठा के इसमें दो, थोड़ा फायदा मिलता है। इस तरीके की चीजें पुराने जमाने में पाई जाती थी। या तो किसी को पॉइजन करने के लिए किसी तरीके का ड्रग सब्सटेंस दिया जाता था, ये इसकी दवाई उसमें मिला दो खाने में, तो ये मतलब पॉइजन हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। और इस बेसिस पे जो उस जमाने के डॉक्टर होते थे, उसकी सिम्प्टोमेटोलॉजी को जज करते थे कि अच्छा ये वाली देख के ये थोड़ा सा आराम मिलता है ना, तो अब ये इस तरीके की चीजें ठीक करेगा। इसको देखे इसमें पॉइजन करा गया है, तो इसके अंदर इस तरीके की डिस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टीज है। और इसके बेसिस पे जब उनके पास केसेस आते थे, तो इसके बेसिस पे उस दवाई को प्रिस्क्राइब करते थे। पर हनीमैन कहता है ये कितना ह्यूमिलेटिंग कन्फेशन है। शर्म आनी चाहिए ऐसा कन्फेस करते हो भी उन लोगों को, जो कि आप जो ह्यूमन बीइंग को जब ये दवाई दे रहे हैं, तो वो इस बेसिस पे दे रहे हैं क्योंकि जस्ट बाय चांस वो हमें दिख गया था एक बार ऐसा काम करते हुए, तो हम इसको दे के ठीक कर लेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को दवाई देते से पहले, कि बस क्योंकि एक बार ये काम कर गई या दो बार ये काम कर गई, तो हम इसको इसकी डिजीज में दे देते हैं। अब उसका जो इफेक्ट होगा वो हमें नहीं पता, हो सकता है उसका जितना फायदा ना उससे डबल उसका साइड इफेक्ट हो जाए, पर वो हमें कोई मायने नहीं रखता। I have no intention of denying the high value of this mode of discovering medicinal powers. It speaks for itself.
but in it there is nothing for us to do. Chances exclude all method, all voluntary action. Sad is the thought that the noblest, अब ये बात हनीमैन किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं इस पे ध्यान दीजिएगा. Sad is the thought that the noblest, the most indispensable of art is built upon accident, which always presuppose the endangering of many lives. हम किसी ह्यूमन बीइंग को ठीक करने के लिए जो अपनी मेडिसिन यूज कर रहे हैं, क्या उसका बेसिस आप सोचते हैं कि एक एक्सीडेंट होना चाहिए? और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये बहुत ही सैड थॉट है और ये बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग होगा हमारे लिए ऐसा सोचना. अब 3 तरीके से उस जमाने में मेडिसिन को अप्लाई किया जाता था. पहला, फंडामेंटल कॉज को ढूंढो और उसको हटाओ. तब क्रॉनिक डिजीज हनीमैन ने नहीं बनाई थी, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज. फंडामेंटल कॉज मतलब वही वो मटीरियलिस्टिक कॉज को ढूंढने लगते थे और जो मिला उसको हटा दो. अब ब्लड भर गया है तो कॉज क्या है? ये गंदा ब्लड है अंदर, तो लीच लगा दो और लीच लगा के इस गंदे ब्लड को सक इन कर लो और बाहर कर दो तो इंसान ठीक हो जाएगा. इस तरीके के मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग द कॉज थे उस समय. दूसरा क्या था? जो चीज हो रही है उसका एकदम अपोजिट कर दो, जो कि था कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस, जो कि उस जमाने में गैलन के द्वारा इतना प्रोपोगेट किया गया था कि सिमिलिया एकदम छुप गया था कि अगर किसी को डायरिया हो रहा है तो उसको कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस करने वाली मेडिसिन. इस तरीके का कॉन्ट्रेरिया टाइप का कॉन्सेप्ट था उस समय. ये तीसरा था स्पेसिफिक रेमेडीज. अब बात यहां पर इंपॉर्टेंट एक ये रखती है कि हनीमैन ने भी जब होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करी थी तो उन्होंने स्पेसिफिक मेडिसिन की बात करी थी कि स्पेसिफिक मेडिसिन को होम्योपैथिक मेडिसिन बताया था हनीमैन ने. पर यहां पर एक डिफरेंस है. अभी तक हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग की बात नहीं हुई, अभी तक पुरानी चीजें बताई जा रही हैं. और पुरानी जमाने में जब स्पेसिफिक रेमेडीज की बात होती थी ना, तो वो बेस होती थी इन चीजों पे, एक्सीडेंटल केसेस या केसेस ऑफ पॉइजनिंग पे, कि एक बार हमने देखा कि इसको देख के ये फायदा मिला तो अगली बार अगर वैसा केस आए तो ये एक स्पेसिफिक रेमेडी हो गई इस डिजीज के लिए. क्यों? क्योंकि एक बार एक्सीडेंटली हमें दिख गया था. ये था स्पेसिफिक रेमेडी उस जमाने की. बाद में इसको चेंज करके हनीमैन ने होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी की बात करी थी, तो कंफ्यूज मत होइएगा यहां पर. उसके बाद हनीमैन आते हैं अपने कॉन्सेप्ट. नथिंग देन रिमेन्स. इतनी चीजों को समझने के बाद, इतनी चीजों को अलग अलग जगहों से देखने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद, सिर्फ एक क्यूलेंस मटीरिया मेडिका पढ़ने के बाद थॉट नहीं आया था. इतना सब एक्सपेरिमेंटेशंस करने के बाद हनीमैन इस कंक्लूजन पे आते हैं कि नथिंग देन रिमेन्स बट टू टेस्ट द मेडिसिन वी विश टू इन्वेस्टिगेट ऑन द हेल्दी ह्यूमन बीइंग. The necessity of this has been perceived in all ages, but a false way was generally followed. ये ऐसा नहीं है कि हनीमैन कह रहे कि मैं ही इसका देने वाला हूं, मैं ही फाउंडर हूं. पहले भी लोगों ने ऐसा सोचा है, पर तरीका जो अपनाया इस चीज को अप्लाई करने के लिए वो कहीं गलत था. In as much as they were, as above stated, only employed empirically and capriciously in diseases. Every powerful medicinal substance produces in the human body a kind of peculiar disease. The more powerful the medicine, the more peculiar, marked and violent the disease. अब आप ये बात समझिए, ये आज आप अपनी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में पढ़ते हैं, पर पहली ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का एडिशन कोई बताएगा कब आया था? फर्स्ट ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का एडिशन क्या था? कब, कौन सी ईयर में आया था? 1810. और ये आर्टिकल कब लिखा गया था? 1796 में. इतने पहले हनीमैन ने ये देख लिया था कि क्या चीजें कैसे हो रही हैं. और जब 1810 में वो आपको, समाज को बताने के लिए निकला अपनी ऑर्गेनॉन के थ्रू कि मैंने क्या देखा, तो उसके पास सिर्फ एक इंसिडेंट का एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ 1-2 साल का एक्सपीरियंस नहीं था, एन नंबर ऑफ साल्स का एक्सपीरियंस वो आपको दिखाने आ रहा, एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वो कर चुका था. तो कभी भी ऑर्गेनॉन को अगर कोई बोले ना इट इज अ थ्योरी, देन उससे गलत बात कोई नहीं हो सकती. डॉक्टर क्लार्क की किताब आती है, उसमें डॉक्टर क्लार्क ने ये मेंशन करा हुआ है कि बहुत सारे लोग, जितना दुनिया प्रैक्टिकल होती जा रही है ना,
बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि ऑर्गेनॉन इज वेरी थ्योरेटिकल। क्या है थ्योरी? है थ्योरी पढ़ के क्या करेंगे हम? हमें तो प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। क्लिनिकल मेडिसिन इज द न्यू टर्म ना, क्लिनिकल मेडिसिन आनी चाहिए। पर डॉक्टर क्लार्क बोलते हैं कि थ्योरी इज द ओनली थिंग दैट इज प्रैक्टिकल। ये उनका कोट है। अगर आप वो बेस, अगर आप वो प्रिंसिपल, अगर आप वो कोर नहीं समझोगे तो जो भी आप कर रहे हो ना उसका कोई बेसिस नहीं है, वो रैशनल नहीं है। दैट इज जस्ट अ हाइपोथेसिस, दैट इज जस्ट कंजेक्चर्स दैट यू आर डूइंग। और हनीमैन की कोई भी चीज जो लिखी हुई है ना, अगर आपको कभी डाउट हो कि वो यूं ही लिखी है तो आप हिस्ट्री पढ़ना जरूर सीखें, आप लेसर राइटिंग पढ़ना जरूर सीखें, आप जर्नी जानिए कि एक चीज अगर हनीमैन लिख रहा है तो उसकी जर्नी कितनी पुरानी है। इसी तरीके से आजकल माइज्म के कॉन्सेप्ट को भी बोला जाता है कि हनीमैन ने कुछ साल 12 साल वो पढ़ा था, 12 साल से भी ज्यादा पढ़ा था अगर आप हिस्ट्री में अच्छे से जाएंगे तो। डॉक्टर डेविड लिटिल की एक किताब आती है द होम्योपैथिक कंपेंडियम, उसकी पहली वॉल्यूम में सिर्फ हिस्ट्री दी हुई है। आप उसमें पढ़ेंगे ना तो हनीमैन 12 साल से भी पहले अपने सिम्टम्स जब लिखता था पेशेंट के केस टेकिंग में, तो बगल में ब्रैकेट में सोरा लिखना चालू कर दिया था। और अगर आपको विश्वास ना हो तो इस किताब में जाइएगा, उस किताब में हनीमैन की ओरिजिनल राइटिंग की फोटोग्राफ है केस टेकिंग की, और उसमें सिम्टम्स के आगे हनीमैन ने लिखा हुआ है जर्मन में सोरा। तो हनीमैन बहुत साल, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद कोई चीज कहता है। और अगर कोई चीज एंड में उसने, और ऑर्गेनॉन को भी उसने 5 बार रिफाइन किया है, तब जाके आपको एंड में एक जो रिफाइंड वर्जन आप पा रहे हो। और ऑर्गेनॉन के पहले तो सोचो कितना एक्सपेरिमेंट कर चुका है। तो अगली बार अगर कभी भी डाउट हो ना कि थ्योरी है, तो इन सब चीजों को, इन सब पॉइंट्स को जरूर याद कर लेना। In order to cure radically certain chronic diseases, we must search for medicine that can excite a similar disease. The more similar, the better in the human body. अब डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग की क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग द पैथोजेनेटिक पावर ऑफ अ मेडिसिन। पैथोजेनेटिक पावर हम किसको कहते हैं? डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ मेडिसिन, by administering it in different constitution of different age groups. चिल्ड्रन को भी देते हैं, अडल्ट को भी देते हैं, ओल्ड एज वालों को भी देते हैं। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन जिनके होते हैं अलग अलग लोगों के, उनको देते हैं। ऑफ बोथ द सेक्सेस, मेल्स को भी देते हैं, फीमेल्स को भी देते हैं। इन अपेरेंटली हेल्दी कंडीशन, टोटली हेल्दी कोई नहीं है, ना उस जमाने में था ना आज के जमाने में। अपेरेंटली हेल्दी कंडीशन में जब डिफरेंट सेक्सेस के, डिफरेंट एज ग्रुप के, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों को डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर को जानने के लिए दवाई दी जाती है, उस प्रोसेस को ड्रग प्रूविंग का नाम दिया जाता है। डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर इज इक्वल टू डिजीज क्यूरिंग पावर, ये आप जानते हो। इसलिए ये प्रोसेस क्यों करी जाती है? क्योंकि जो हनीमैन क्या कहता था, जो ये डिजीज प्रोड्यूस करेगा वही डिजीज वो क्योर करेगा। तो इस वजह से हेल्दी ह्यूमन ड्रग प्रूविंग करी, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टीज जाननी थी।